बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 18 सितंबर 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 572 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। एक और ड्रोन मिला है, एक और नेटो मुल्क से मिला है, रोमानिया से नहीं बल्कि बल्गारिया से। इस मरतबा बल्गारिया से ड्रोन मिला है। किसका ड्रोन है? रशिया का है, यूक्रेन का है। बल्गारिया का रद्द-ए-अमल क्या सामने आया? बल्गारिया ने नेटो को, अपने अलायंस को इन्फॉर्म कर दिया है। इस ड्रोन को रिकवर करने के बाद इसका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। नेटो का रद्द-ए-अमल क्या सामने आया वो भी आपको बताऊंगा। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इस ड्रोन के गिरने के मामले पर नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों पर। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग गुस्सा हैं। जर्मनी को लंबा चौड़ा सा लेक्चर नेटो चीफ की जानिब से दिया गया और अपने पूरे के पूरे इत्तेहाद को हिदायत जारी की हैं। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने वो हिदायत क्या हैं और किस तरह की चपकलिश नेटो के ब्लॉक के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर किस तरह की चपकलिश चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, आपके सामने रखूंगा। एक और स्टोरी भी सामने आई है, अमेरिका और पाकिस्तान की मुबैना डील के हवाले से ये स्टोरी सामने आई, जिसके अंदर ये बताया गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक डील हुई मुबैना तौर पर, और इस डील के तहत पाकिस्तान ने यूक्रेन को $900 मिलियन का असलहा बेचा। वीडियो के लास्ट में इस स्टोरी पर, इस रिपोर्ट पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैदान जंग की, जहां पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव बेहतरीन चल पड़ा है, हमारा काउंटर ऑफेंसिव मोमेंटम पकड़ने लगा है। एक हफ्ते के दौरान यूक्रेन की जानिब से दूसरा विलेज, बहुत इंपॉर्टेंट विलेज, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनेट्स्क रीजन के ही अंदर एक और विलेज को हमारी फोर्सेस ने कंट्रोल कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, रशिया से वापस ले लिया है। आपको मालूम है कि अभी 2 रोज़ कबल यूक्रेन के सदर की जानिब से, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से इसी तरह का एक दावा सामने आया था, जिसे मुस्तरद कर दिया था। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा था कि अपने काउंटर ऑफेंसिव के फेलियर को छुपाने के लिए यूक्रेन की जानिब से इस तरह के झूठे दावे, इस तरह के झूठे मूठे झंडे लहराकर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा था कि यूक्रेन एक्चुअली अपने काउंटर ऑफेंसिव के फेलियर को छुपा रहा है। लेकिन ये जो दावा सामने आया यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री का, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद बताया कि हमने एक हफ्ते के दौरान दूसरा जो विलेज है डोनेट्स्क रीजन के अंदर, उसको हमने कंट्रोल कर लिया। इस दावे पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से या फिर क्रेमलिन के तर्जुमान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल, कोई डिनायल अभी तक सामने नहीं आया। यूक्रेन ने एक और दावा किया। यूक्रेन ने यह बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया की जानिब से 18 ड्रोन्स और 17 मिसाइल्स दागे गए थे। ओडेसा टारगेट था रशिया का और मिकोलाइव का जो रीजन है वो रशिया का टारगेट था। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि हमने 18 के 18 ड्रोन्स को और 17 के 17 जो मिसाइल्स हैं उनको हमने मार गिराया। लेकिन मलबा गिरने की वजह से थोड़ा बहुत जो नुकसान है ग्रेन का पोर्ट्स के ऊपर, वो रिपोर्ट हुआ। और पोर्ट कौन सी थी आपको मालूम है? वही पोर्ट थी ओडेसा की, जिसके एक जानिब रोमानिया है और दूसरी जानिब ओडेसा है, यूक्रेन है। यहाँ पर रोमानिया की जानिब से गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रोमानिया ने यह बताया कि एक हफ्ते के दौरान 3 जो ड्रोन्स हैं रशिया के, उनका मलबा या फिर ड्रोन्स पूरे के पूरे जाकर रोमानिया, जो कि एक नेटो मुल्क है, वहां पर जाकर गिरे। फिर रोमानिया की जानिब से किस तरह का रद्द-ए-अमल, किस तरह के इकदामात रोमानिया अब उठा रहा है इन ड्रोन्स के खतरे के पेश नज़र या फिर इस मलबे के खतरे के पेश नज़र, वो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता दिया था। एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। बल्गारिया है दूसरा नेटो मुल्क जिसने आज ये बताया कि हमारी टेरिटरी से भी ड्रोन्स मिले हैं और ये ड्रोन्स किसके हैं अभी तक क्लियर नहीं है। इस ड्रोन को रिकवर करके, इस ड्रोन को उठाकर लैब के अंदर भेज दिया गया है। इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद ये क्लियर होगा कि रशिया का ड्रोन था या फिर ये यूक्रेन का ड्रोन था। मैं आपको बल्गारिया की लोकेशन या आपको नज़र आ रही होगी। बल्गारिया जो है वो ब्लैक सी को बॉर्डर करता है, ब्लैक सी के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर है और बल्गारिया के साथ है रोमानिया। बल्गारिया से जो ऊपर मुल्क आपको नज़र आ रहा है ये रोमानिया है। रोमानिया के साथ है ओडेसा यानी कि यूक्रेन। अब ये तो पॉसिबल है कि यूक्रेन पर अगर रशिया स्ट्राइक्स करे तो फिर ये ड्रोन जो है, ये ड्रोन का मलबा रोमानिया के अंदर जाकर गिर सकता है। लेकिन बल्गारिया आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा फासले पर है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि रशिया का ड्रोन अगर हमला हुआ या फिर मिसाइल हमला हुआ और यूक्रेन के डिफेंस ने उसे मार गिराने की कोशिश की और ये ड्रोन जाकर बल्गारिया के अंदर गिर गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। मुझे तो ये लगता है कि यूक्रेन ने डायरेक्ट ये ड्रोन जो है वो बल्गारिया की टेरिटरी में भेजा कि रोमानिया को तो गैरत नहीं आ रही, शायद बल्गारिया को गैरत आ जाए। बल्गारिया ने
नेटो को इन्फॉर्म कर दिया है बल्गारिया। 2004 से मैं आपको बता दूं कि नेटो का मेंबर कंट्री है। बल्गारिया ने नेटो को इन्फॉर्म कर दिया है कि रोमानिया के बाद अब ये जो ड्रोन गिरने का मजाक है ये हमारे साथ भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, ना सिर्फ हमारे शहरियों के लिए बल्कि रशिया के लिए, और इस जंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये जंग बड़ी हो सकती है अगर इन ड्रोन्स के या इस मलबे के गिरने से कोई नुकसान हो जाए, कोई हमारा शहरी मर जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ये जंग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। इस तरह का रद्द-ए-अमल बल्गारिया की जानिब से सामने आया, लेकिन जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, लैब के अंदर इस ड्रोन का पोस्टमार्टम मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक नेटो की जानिब से इतना ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और बाद में भी आपको मालूम है कि नेटो की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहली मरतबा नहीं है कि बल्गारिया के अंदर ये ड्रोन मिल गया या फिर ड्रोन के टुकड़े मिल गए। पहले भी हम बात करते रहते हैं कि ड्रोन क्या, यहाँ पर तो मिसाइल डायरेक्ट जाकर लग गए रॉयल एयरफोर्स के तैयारे को, तब भी इनका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रोमानिया के अंदर एक हफ्ते में 3 ड्रोन्स जाकर गिर गए, तब भी इनका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। और आजकल जो हालात हैं तो फिर इनका रद्द-ए-अमल सामने आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आजकल ये आपस में लड़े बैठे हैं। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हों या फिर नेटो कंट्रीज़ हों, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। पहला इख्तलाफ तो सामने आया है, यूक्रेन के ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने ये अहकामात जारी कर दिए कि यूक्रेन के ग्रेन को एक्सेप्ट करेंगे, तमाम के तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट करेंगे यूक्रेन के ग्रेन को, और यूक्रेन के ग्रेन को एक रास्ता भी प्रोवाइड किया जाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से। लेकिन 3 ममालिक का एतराज़ सामने आया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया। पोलैंड और हंगरी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे किसान, हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि यूक्रेन का ग्रेन बहुत अच्छा खासा ग्रेन होता है। आपको मालूम है कि यूक्रेन हो या फिर रशिया हो, ग्रेन के मामले में गंदम और मकई और सनफ्लावर ऑयल के मामले में ये दोनों ममालिक जायंट्स अगर इन्हें कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अगर यूक्रेन का ग्रेन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एहतजाज करते हैं कि हमने जो गंदम उगाई, जो मकई उगाई, जो हमने इतना ज़्यादा काम किया पूरे साल, तो फिर उसका प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। जब यूक्रेन का ग्रेन हमारे ममालिक के अंदर आ जाएगा तो हमारा जो ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा सस्ते दामों बिकता है। तो पोलैंड की जानिब से, हंगरी की जानिब से और स्लोवाकिया की जानिब से यूरोपियन यूनियन के अहकामात के बावजूद उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो की है कि हम यूक्रेन का ग्रेन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन ने कहा कि मैं कानूनी इकदामात करूँगा, आई विल सू यू, इस बात पर मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा कि आप यूरोपियन यूनियन के अंदर इख्तलाफात हैं, यूरोपियन यूनियन के अहकामात के बावजूद आप मेरी मजबूरी को समझने से कासिर हैं कि मैं कितना ज़्यादा मजबूर हूँ कि ब्लैक सी का रास्ता रशिया ने बंद कर दिया, ग्रेन की डील से रशिया बाहर निकल गया, फिर भी आप मेरे ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मैं भी देखूंगा कि आप कैसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सीन बिल्कुल वैसा ये सीन क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है जिस तरह की रशिया की इंटेलिजेंस है। मैं आपको बता चुका हूँ कि रशिया की इंटेलिजेंस है कि मौका देखते हुए पोलैंड और हंगरी जो कि क्लेम करते हैं वेस्टर्न यूक्रेन के कुछ इलाकों को, वो मौके की ताक में बैठे हुए हैं। जब उन्हें मौका मिला या फिर यूक्रेन के साथ उनके इख्तलाफात बढ़े तो वो मौका देखते हुए अपने जो हिस्टोरिक इलाके वो क्लेम करते हैं वो इलाके लेकर ये 9-2-11 हो जाएंगे। तो मौका साफ बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ चुके हैं ग्रेन को लेकर कि ये कानूनी चाराजोई की जानिब आ चुके हैं, एक दूसरे को सू करने की धमकियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं। और यूरोपियन यूनियन के अहकामात के बावजूद 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है, और इनमें से 2 वो हैं जो कि यूक्रेन के हिस्टोरिकली यूक्रेन के इलाकों को क्लेम करते हैं। अब नेटो का क्या रद्द-ए-अमल है, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग का मैं आपको रद्द-ए-अमल बता दूं। एक तो जो ड्रोन गिरा, जो बल्गारिया के टेरिटरी के अंदर ड्रोन गिरा, और दूसरा ये जो मामला ग्रेन वाला मामला है, इस पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। बल्कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि एक तो बल्गारिया के ड्रोन की जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद ही, पिक्चर क्लियर होने के बाद कोई स्टेटमेंट हमारी जानिब से सामने आ सकती है। ग्रेन के मामले पर यूरोपियन यूनियन पर छोड़ रखा है। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं वो जाने और इनका ब्लॉक जाने, और उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के साथ हमें कोऑपरेट करना है और इस हद तक कोऑपरेट करना है। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बताया कि ये जंग आज कल परसों 1 महीने, 2 महीने या 2 साल में ख़त्म
नहीं होने वाली लॉन्गर वॉर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमारे स्टॉक्स हो चुके हैं खाली। नेटो के चीफ ने कहा, जर्मनी को मुखातिब करते हुए कहा कि जर्मनी अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ, दीगर जो नेटो ममालिक हैं वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि ये जंग जो है वो बहुत लंबी चलने वाली है और अगर इसी तरह हमारी प्रोडक्शन स्लो रही और जो डिलीवरी है यूक्रेन को वेपन्स की जो डिलीवरी है वो स्लो रही तो फिर इस जंग को हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसलिए नेटो के चीफ ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक इंटरव्यू देते हुए, एक स्टेटमेंट जारी करते हुए नेटो के चीफ ने कहा कि लंबी जंग के लिए हमें तैयार रहना है और उस हिसाब से हमने अपने स्टॉक्स को भर कर रखना है और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ना सिर्फ अपने एलाइज बल्कि एक स्टोरी सामने आई जिसका जिक्र मैंने इंट्रो के अंदर आपके साथ किया और इस स्टोरी के अंदर मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी में अमेरिका और पाकिस्तान की मुबैना डील का इंकशाफ किया गया है और ये इंटरसेप्ट, आपको मालूम है कि अमरीकी जरीदा है इंटरसेप्ट, इसके अंदर ये स्टोरी सामने आई और इसका टाइटल ये आपको नजर आ रहा होगा, यूएस हेल्प्ड पाकिस्तान गेट आईएमएफ बेल आउट विद सीक्रेट आर्म्स डील फॉर यूक्रेन, लीक्ड डॉक्यूमेंट्स रिवील। अब मैं आपको ये बता दूंगा इस रिपोर्ट के अंदर जिन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है रिपोर्टर की जानिब से, रियान ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन की ये स्टोरी है इंटरसेप्ट के अंदर, लेकिन ये जो लीक्ड डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है ये लीक्ड डॉक्यूमेंट्स इस स्टोरी का हिस्सा नहीं है। मैं आपको याद करवा दूं कि वही जरीदा है और ये वही रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने चंद रोज़ कबल साइफर से रिलेटेड जो स्टोरी सामने आई थी वो भी इन्हीं रिपोर्टर्स की इसी जरीदे के अंदर वो स्टोरी जो है वो शाया हुई थी, जिस पर पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी रही। अब इस रिपोर्ट के अंदर ये जो स्टोरी है इसमें मुबैना तौर पर ये जो क्लेम कर रहे हैं रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं, मैं आपको सिंपली बता दूं कि आईएमएफ का जो बेल आउट है, आईएमएफ से जो कर्ज पाकिस्तान लेता है, आपको मालूम है कि इस मरतबा बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा चला और आईएमएफ कर्ज ऐसे नहीं देता बल्कि कुछ शराइत रखता है कि महंगाई बढ़ाओ, टैक्स लगाओ, उसके बाद मेक श्योर करता है आईएमएफ के ये जो मुल्क है ये आइंदा हमारे से कर्ज लेने नहीं बल्कि हमें कर्ज हमारा वापस देने के लिए आएगा। तो ये इस तरह की शराइत इस इदारे की जानिब से रखी जाती हैं। एक मुल्क के सामने के पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है मुल्क का वो तब्दील करके रख देता है ये इदारा और इन शराइत पर, इन मुश्किल शराइत पर ये इदारा फिर कर्ज देता है अगले मुल्क को। तो पाकिस्तान को जो कर्ज मिलना था जून में एक्सपायर हो रहा था और ये खबरें सामने आ रही थी कि इस मरतबा तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ की शराइत जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उन पर अमल दरामद नहीं किया और मज़ीद जो है वो आईएमएफ की शराइत पर काम करने की ज़रूरत है और जो आईएमएफ ने जो अहदाफ दिए हैं पाकिस्तान को उनको पूरा करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐन वक्त पर यह खबर सामने आई कि लोन जो है वो अप्रूव हो गया, आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो है वो लोन दे दिया। फिर जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं उन्होंने क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दिया कि हमारा क्रेडिट हमें जाता है क्रेडिट, हमने आईएमएफ की शराइत को पूरा करने के लिए जो भी इक़दामात थे वो हमने उठाए। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये जो रिपोर्ट है इसमें रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं, मुबैना तौर पर ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान के साथ डील की उन्होंने, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उनके साथ मुबैना तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक डील हुई और अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, तुम सर्वाइव नहीं कर सकोगे, तुम्हारी हम आईएमएफ के साथ डील करवा देते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें यूक्रेन के खिलाफ जो तुमने स्टांस ले रखा है, एक तो न्यूट्रली पाकिस्तान चल रहा था आपको मालूम है, तो अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को असलहा बेचो, $900 मिलियन का असलहा इस रिपोर्ट के मुताबिक। और डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री सोर्स हैं इन रिपोर्टर्स के जो कि इन्हें ये डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इंकशाफात जो हैं इसके इनके पास एविडेंस भी मौजूद हैं जो कि बहरहाल इस रिपोर्ट के अंदर इन रिपोर्टर्स की जानिब से शेयर नहीं किए गए। और ये बताया गया कि अमेरिका की इस शर्त पर अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा कि तुम यूक्रेन को $900 मिलियन का असलहा बेचो और दूसरे हाथ से मैं आईएमएफ को तुम्हारे कर्ज के लिए मना लूंगा। और ये डील तय पाई मुबैना तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जिसके तहत पाकिस्तान ने यूक्रेन को $900 मिलियन का असलहा बेचा और इधर से आईएमएफ ने जो बेल आउट पैकेज है वो पाकिस्तान के लिए एट 11th आवर मंजूर कर लिया। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है, जो सुर्खी है कि आखिरी वक्त में पाकिस्तान को आईएमएफ की जानिब से ये लोन जो है वो कर्ज जो है वो दे दिया गया, इसका अप्रूवल दे दिया गया। और एक सुर्खी इस रिपोर्ट के अंदर ये भी है कि बॉम्ब्स फॉर बेल आउट के लिए, कर्ज के लिए बॉम्ब्स की डील हुई अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान।
मुबैना तौर पर। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कोई पहली रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स, स्पेशली जो भारत का मीडिया है उस पर इस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश करती रही हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, सीक्रेटली प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली जो दिमित्रो कुलेबा, जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर थे, तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे और दिमित्रो कुलेबा थे फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, फॉरेन ऑफिस के अंदर। जो उनकी ब्रीफिंग हुई, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पर ये सवाल भी उनसे किया गया और दोनों जो वज़ीर ख़ारजा हैं, दिमित्रो कुलेबा और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने मुस्तरद किया था इस तरह के रिपोर्ट्स को और बेबुनियाद करार दिया था। इस रिपोर्ट पर अभी तक पाकिस्तान का इस तरह से रद्दअमल सामने नहीं आया। अब क्या रद्दअमल सामने आता है इन रिपोर्टर्स की जानिब से? जो क्लेम किया गया वो बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स का जिक्र इन्होंने किया, मैं आपको ये याद करवा दूँ, जो गुज़िश्ता रिपोर्ट इन्हीं रिपोर्टर्स की थी जो साइफर से रिलेटेड थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। एक्स के ऊपर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी और जो कुछ साबिक वज़रा हैं उन्होंने इन रिपोर्टर्स से डॉक्यूमेंट्स का तकाजा भी किया था और इन रिपोर्टर्स ने कहा था कि हम अपनी स्टोरी पर कायम हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का बार बार जिक्र किया है। लंबी चौड़ी स्टोरी है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है वो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। साबिका जो हुकूमतें, पीटीआई की हुकूमत, फिर जो पीएमएलएन की, पीडीएम की हुकूमत थी, उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं। फिर जो साइफर वाला मामला हुआ, रशिया का दौरा, अमेरिका रिलेटेड जो अमेरिका की इंटरफेरेंस है, उससे रिलेटेड भी लंबी चौड़ी डिटेल आपको मालूम है कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं लिंक दे दूंगा इस रिपोर्ट का, अगर आपने मुकम्मल रिपोर्ट पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नज़र रखेंगे रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर और इस डील, मुबैना डील के हवाले से, या फिर यूक्रेन को पाकिस्तान ने कोई असलहा फ़रोख्त किया इस मुबैना डील के तहत। अगर इस पर कोई रद्दअमल सामने आता है दफ्तर ख़ारजा का, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।